हेलो नमस्कार दोस्तों, ऑल टाइम टॉपर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो भाई सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसी के साथ में आज अपन शुरुआत करते हैं। जैसा कि अपन ने एक वीडियो पहले बनाई है इसके ऊपर कि अपन ने विस्तार सिलेबस पे चर्चा की थी कि अपन का सिलेबस किस यूनिट से कितने प्रश्न जो है अपनी सब्जेक्ट से बनेंगे। तो भाई उससे इस वीडियो से पहले आपको उस वीडियो को देखना है, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने प्रश्न किस यूनिट से आएंगे। ठीक है, तो भाई देखो आज पहला चैप्टर जो है अपन उसकी शुरुआत करते हैं। अपनी जो सब्जेक्ट है आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो भाई देखो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए या किसके लिए? अपने फर्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं अपना जो प्रथम यूनिट है, जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में जो पहला चैप्टर है शिक्षण और अधिनियम जो है उनके लिए ढांचा। अधिनियम नहीं दोस्तों, ये अधिगम है। ठीक है, अधिगम है, उसके लिए बताया गया है। तो ये चैप्टर जो है अपन पढ़ते हैं। मैंने कल इसके बारे में बताया था दोस्तों। इससे कितने नंबर का अपना जो मटेरियल है वो बनता है? तो टोटल यहाँ से दोस्तों अपने लिए 15 नंबर का, कितना 15 मार्क्स जो है इस चैप्टर से आते हैं। अब ये 15 मार्क्स मैंने कल भी बताया था। इसमें से दोस्तों अपने जो है कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन है। कितने? 5 क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर के। और दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। कितना? एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का। यानी कि दोस्तों यहां से टोटल कितने क्वेश्चन, कितना नंबर हो गया? 15 नंबर अपने बन जाते हैं। किस प्रश्न से, किस पार्ट से? यानी कि अपने चैप्टर से। तो पहले चैप्टर से। तो 2 नंबर के दोस्तों, 2 नंबर की बात करें तो 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर हो गए। और एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर हम ये भी देखेंगे बीच बीच में कि यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, किस कह सकते हैं अपने टॉपिक जो आएंगे बीच बीच में, उन टॉपिकों में समझेंगे कैसा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना कि आप ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई अपन बात करते हैं यहाँ पर, और इसके बाद जब ये चैप्टर लास्ट में खत्म होने लगेगा तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, यानी कि इस चैप्टर से कई सारे प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों पर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अपन को भाई 100% लेकर के चलना है। तो आपको भी पढ़ना है भाई, मैं पढ़ाऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ना है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको ऐप में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, पीडीएफ, आपकी वीडियो, तो यूनिट के हिसाब से आपको सारी चीजें उसमें मिलती चले जाएंगी। यानी कि आपको ढूंढने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते। तो अपना चैप्टर क्या है? विद्यालय संदर्भ में अधिगम वातावरण। ठीक है, यानी कि शिक्षण और अधिगम जो उनके लिए ढांचा जो है उसके बारे में देखते हैं भाई। तो अपन बात करते हैं, देखो आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें पहला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर, जो टॉपिक है दोस्तों विद्यालय के बारे में देखते हैं अपन कि इसका इतिहास देखते हैं, फिर उसके बाद वर्तमान स्थिति देखते हैं किसकी? स्कूलों की। दोस्तों स्कूल का ढांचा कैसा होना चाहिए, कैसे टीचर होने चाहिए, ठीक है, बच्चों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, आज जो है वो पहले कैसी थी, पहले स्कूल का वातावरण कैसा था, आज कैसा है, ये सारी चीजें अपन इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे कि पहला अपना जो टॉपिक है वो क्या कहता है कि स्कूल भवन तथा उसका महत्व। यानी कि स्कूल का जो भवन है उसका महत्व जो है वो क्या है भाई? यानी कि स्कूल का महत्व, यानी कि जो बिल्डिंग होती है उसका क्या महत्व है, स्कूल का जो वातावरण है वो क्या महत्व है, हम स्कूल जाते हैं भाई तो क्यों जाते हैं? तो देखो यहां पर बात करते हैं दोस्तों शुरुआत की, यानी कि जब स्कूलों की शुरुआत होती है जब से। तो देखो कि प्राचीन काल में, दोस्तों यहां पर समझना क्या है कि प्राचीन काल में शिक्षा आश्रमों में दी जाती थी। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा पहले आश्रमों में दी जाती थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, खुले में शिक्षा तो दी जाती थी, पेड़ों के नीचे बैठते थे भाई हम। ठीक है, तो उस समय दोस्तों आज भी बैठते हैं, ऐसा नहीं है। अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर हम आज भी जो है पेड़ों के नीचे बैठते हैं, शिक्षा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों, उस समय विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कैसी होती थी? बहुत कम होती थी। आज भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब जनसंख्या जब ज्यादा हो गई है तो उनके लिए सुविधाएं भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि पहला खुले स्थान था, जनसंख्या कम थी, तो वही आराम से बैठ सकते थे। ठीक है, उनके लिए ज्यादा सुविधाओं की ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, तो संख्या सीमित थी भाई। पहले तो संख्या सीमित थी, अतः ना तो अधिक कक्षों की आवश्यकता होती थी और ना ही अधिक दोस्तों फर्नीचर की आवश्यकता होती थी ना। यानी कि आपके लिए जो है, यानी कि हम जो पढ़ते थे उस वक्त प्राचीन टाइम की बात चल रही है, बहुत पुराने टाइम की बात चल रही है। यानी कह सकते हो अपन आज़ादी के बाद भी यदि देखा जाए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ आपसे आज से देखा जाए 20-30 साल पहले भी, ठीक है, ऐसी स्थिति
अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर बात करें कि अधिक कक्षों की आवश्यकता ना होती थी और ना ही दोस्तों अधिक फर्नीचर की आवश्यकता होती थी। आश्रम प्राय नगरों से दूर होते हैं। आश्रम जो होते थे ये दोस्तों जो महानगर जैसे कि शहर से दूर होते थे, एक गांव में होते थे जैसे मान सकते हैं आप, ठीक है, जहां दोस्तों शांत और प्राकृतिक वातावरण होता है, स्थित होते थे। कैसा वातावरण, यानी कि विद्यालय जो होता है वो ऐसी जगह पर होता दोस्तों जहां पर आसपास कोई शोरगुल नहीं होता था, बिल्कुल शांत वातावरण होता था, सिर्फ प्रकृति के बीच में। किसके बीच में? तो सिर्फ प्रकृति के पास में रहते थे, ठीक है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप यह आश्रम पद्धति पूर्णतः उपयुक्त थी। यानी कि दोस्तों उस टाइम तत्कालीन यानी कि उस समय जो सामाजिक परिस्थिति, जो समाज था, उसके लिए ये जो वातावरण था बिल्कुल उपयुक्त वातावरण था, ठीक है। परंतु वर्तमान समय में परिस्थितियां पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी हैं, यानी कि बदल चुकी हैं। पहले जैसा था अब नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यार्थियों की जो संख्या है उसमें निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। बिल्कुल दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यार्थी, भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इनको पढ़ना भी तो है भाई। अब हम बड़े हो गए तो हमको पढ़ेंगे नहीं क्या? काम पे लग जाएंगे? नहीं, पढ़ना सबको है भाई। तो जनसंख्या वृद्धि हुई दोस्तों, उसके लिए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। अब संख्या बढ़ रही है तो भाई देखो होगा क्या, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा का व्यापक विस्तार हुआ। भाई बिल्कुल हुआ भाई, सभी पढ़ेंगे तो भाई सुविधाएं ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? आवश्यक जरूरतें बढ़ेंगी। जब सभी पढ़ेंगे तो उनके लिए जरूरतें बढ़ेंगी। अब जरूरतें बढ़ेंगी तो होगा क्या? देखो पाठ्यक्रम का क्षेत्र भी बड़ा हो गया। बिल्कुल हो गया भाई, पाठ्यक्रम का क्षेत्र भी बढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें अब विभिन्न विषयों के प्रभावी शिक्षण हेतु, यानी कि अलग अलग विषय, हर स्टूडेंट अलग अलग विषय पढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब हम जैसे 10th तक सारी चीजें एक से ऐसी पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कोई मैथ साइंस ले लेता है, कोई आर्ट्स ले लेता है, ठीक है, इस तरह से कोई बायोलॉजी ले लेता है, कोई कॉमर्स ले लेता है, तो सब्जेक्ट भी बढ़ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों और समय बढ़ता है, 12th के बाद कोई अलग अलग कोर्स चल जाते हैं तो उन कोर्सों को करते हैं। तो इस तरह से पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत हो गया है दोस्तों, ठीक है। और विषयों के प्रभावी शिक्षण हेतु अलग अलग प्रकार के कक्षों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है। प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपके पास मैथ साइंस है, ऐसा थोड़ी है कि आप कॉमर्स वालों के साथ में ही बैठ के पढ़ोगे, ठीक है। आपके पास आर्ट्स है तो आप मैथ साइंस वालों के साथ बैठ के पढ़ोगे, नहीं भाई। मैथ साइंस वालों के लिए अलग कमरा होगा, कॉमर्स वालों के लिए अलग होगा, आर्ट्स वालों के लिए अलग होगा, ठीक है। उसके बाद और आपके कस आप यदि 10th में पढ़ते हो तो 10th वालों के लिए अलग है, 12th में पढ़ते हो तो 12th वालों के लिए अलग है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एक साथ बैठ जाएंगे पहली वाली क्लास के बच्चे और 12th वाली के बच्चे, नहीं भाई, अलग अलग होंगे सबके। अब उसके अलावा दोस्तों जैसे प्रयोगशाला, यानी कि अपनी जो लैब होती हैं, जैसे 11 12th में अपने जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए लैब होती हैं, तो लैब, जैसे अपनी ज्योग्राफी में दोस्तों प्रैक्टिकल होता है तो उसके लिए लैब, तो ये लैब भी अलग अलग बनाई जाती हैं तथा भवनों की आवश्यकता पड़ती है। अब भाई कक्ष चाहिए, प्रयोगशाला चाहिए, तो यानी कि स्कूल का एक ढांचा भी तो होगा, तभी तो ये होंगी। तो स्कूल का एक पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे, देखो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में स्कूल जो प्रांगण है उसका विशेष महत्व होता है दोस्तों। किसका? स्कूल जो प्रांगण होता है उसका विशेष महत्व होता है। एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुविधा युक्त स्कूल प्रांगण शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल भाई, कक्ष होंगे अपने, प्रयोगशालाएं होंगी अपनी, प्रांगण होगा जहां बच्चे आराम से खेल सकें, अपनी प्रार्थना कर सकें दोस्तों, ठीक है। अध्यापक कक्ष होगा, प्रधानाध्यापक कक्ष होगा, ये सारी सुविधाएं होंगी। तो दोस्तों एक सिस्टमेटिक काम होगा। कैसा होगा? एक सिस्टमेटिक काम होगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्कूल प्रांगण शिक्षण वातावरण का एक अभिन्न अंग है। क्या है कि जो स्कूल प्रांगण है वो शिक्षण वातावरण का कैसा अंग है? एक अभिन्न अंग है। यानी कि अपन स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके जब हम स्कूल में पढ़ते हैं दोस्तों, क्या हम अपने कोई और कार्य कर रहे होते हैं? नहीं। तो हमारा वहां पर काम क्या होता है? सिर्फ पढ़ना होता है। यानी कि एक ऐसा वातावरण जहां पर अपनी सिर्फ पढ़ाई होती है और पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसका विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास एवं व्यक्तित्व का निर्माण होता है। भाई हम विद्यालय क्यों पढ़ते हैं? कि हम दोस्तों हमारे वहां पर हमको कैसी शिक्षा दी जाती है? हमको वहां पर शारीरिक शिक्षा की, अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, मानसिक स्वास्थ्य, अपने मन को कैसे शांत रखना है, मानसिक स्वास्थ्य, अपने आप को कैसे स्वच्छ रखना है, ठीक है, एकाग्रता बढ़ाना है, कैसे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, कैसे एक सामाजिक इंसान बनना है, ठीक है। इसलिए स्कूल प्रांगण का सुंदर, स्वच्छ एवं आकर्षक होना अत्यंत आवश्यक है। आई बात समझ में कि स्कूल प्रांगण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सुंदर होना चाहिए, स्कूल बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। दिखने में भी कैसा हो? आकर्षक हो, यानी कि बच्चे वहां पर आराम से
बैठ सकें या रह सकें। पर्याप्त एवं उपयुक्त स्कूल भवन के अभाव में क्या होता है दोस्तों, कुशल मुखाध्यापक जो होता है, यानी कि जिसको अच्छी शिक्षा होती है, जिसके पास अच्छा ज्ञान होता है, तथा योग्य शिक्षक भी अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं कर पाते दोस्तों। यानी कि एक अच्छा भले ही प्रिंसिपल बन हो या यानी कि प्रधानाध्यापक हो, अच्छे अध्यापक हो, लेकिन दोस्तों उनके लिए जरूरतें ही यानी कि स्कूल की पूरी आवश्यकता ही नहीं मिले उनको, क्या नहीं मिले, उनकी जरूरतें पूरी ना हो, ना प्रधानाध्यापक, मान के चलिए एक स्कूल में प्रधानाध्यापक तो हो लेकिन स्कूल में कक्ष ही ना हो, वो कहाँ पढ़ाएगा। उनके लिए दोस्तों सुविधाएं ना मिले, उनके लिए चौक ना मिले, बिजली ना हो, पानी ना हो वहां पर, तो उनके लिए परेशानी आएंगी। ठीक है, क्या आएंगी, उनके लिए परेशानियां, यानी कि वो अच्छी तरह से शिक्षा नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ जरूरतों को ही पूरी करते रह जाएंगे। तो यहां पर देखते हैं अपन, एक निकृष्ट एवं असुविधाजनक भवन न केवल शिक्षण कार्य में बाधक होता है, बल्कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध होता है। सीधी सी बात है भाई, जब जरूरतें और आवश्यकताएं वहां पर पूरी नहीं होंगी तो बच्चे ना तो पढ़ पाएंगे, ना टीचर पढ़ा पाएगा। ठीक है, आकर्षक, उसके अलावा दोस्तों बल्कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा। बिल्कुल, आकर्षक एवं सुव्यवस्थित स्कूल प्रांगण शिक्षात्मक वातावरण का सृजन करता है। किसका निर्माण करता है, देखो अच्छी लाइन है दोस्तों, एक आकर्षक और एक सुव्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक स्कूल जो होता है, प्रांगण जो होता है, यानी कि स्कूल का एक ढांचा जो होता है, स्कूल की जो बनावट होती है दोस्तों, कक्षा यानी कि कक्षों का निर्माण, प्रधानाध्यापक कक्ष का होना, खेल का मैदान का होना, वहां पर सारी सुविधाओं का होना। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, एक शिक्षात्मक वातावरण का सृजन करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपको बन सकते हैं। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आप गौर करना कि यहाँ से कैसे प्रश्न हमारे लिए बन सकते हैं। तो भाई स्कूल का प्रांगण कैसा होना चाहिए, एक सुव्यवस्थित होना चाहिए, एक स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। ठीक है, जैसे विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि आज दोस्तों आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट जो स्कूल है उनमें कमी होती जा रही है, जबकि प्राइवेट स्कूलों में वृद्धि होती जा रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, यही वातावरण के कारण हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं स्कूल प्रांगण को कार्य अवधि में बच्चों का दूसरा घर समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए कि स्कूल जो प्रांगण है उसको कार्य अवधि में बच्चों का दूसरा घर समझना चाहिए। ठीक है, इसे एक ऐसी प्रयोगशाला के रूप में देखा जाना चाहिए, किसको, स्कूल प्रांगण को, जहां विद्यार्थी क्रियाओं के माध्यम से, जहां विद्यार्थी जो है वो क्रियाओं के माध्यम से सीखे। ठीक है भाई, यानी कि वो काम करने में ही दोस्तों बहुत सारी चीजों को, अच्छी चीजों को ग्रहण करे, सीखे। ठीक है, अपनी पढ़ाई को किससे सीखे, काम के अनुसार सीखे। ठीक है, एक प्रैक्टिकल लाइफ में दोस्तों वो पढ़े। ठीक है भाई, तो बात करें, यह एक युवा केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए। किसके रूप में, एक युवा केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए। युवा यानी कि दोस्तों जब वो बड़ा हो तो उसको इधर उधर भटकना ना पड़े, किसके लिए, रोजगार के लिए। तो वहां पर वो दोस्तों कुछ ऐसी स्किल्स सीखे, ऐसी क्रियाएं करे कि उसका हुनर जो है वो दोस्तों वहीं पर उसको पता लग जाए और आगे चल करके वो एक युवा केंद्र के रूप में दोस्तों विकसित हो। तो जहां पुस्तकालय क्या दोस्तों विकसित होना चाहिए, जहां पुस्तकालय, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हो। बिल्कुल भाई, एक स्कूल में क्या होनी चाहिए, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय होना चाहिए। ठीक है, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि उनके लिए खेल के मैदान होने चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए। भाई स्कूल में क्या होते हैं, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसी तरह से उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए। वहां पर खेलने की सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए, जिससे कि वो क्या कर सके दोस्तों, एक अच्छे, वहीं से दोस्तों अच्छे खिलाड़ी बन सकें, वहीं से दोस्तों अभी अपने हुनर को पहचान सकें। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्कूल प्रांगण को सामुदायिक एवं सामाजिक केंद्र के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि बालक, युवा एवं वृद्ध सभी को अध्ययन, चिंतन एवं रचनात्मक गतिविधियों के अवसर प्राप्त हो सकें। यानी कि बालकों को ही नहीं, युवाओं को भी, वृद्धों को भी कैसे अध्ययन एवं चिंतन एवं रचनात्मक गतिविधियों के अवसर प्राप्त हो सके, यानी कि सब पढ़ सकें। ठीक है भाई, यहां से बात क्लियर हुई कि ना हुई भाई, आगे चले अपन। अब दोस्तों देखो कि ये थोड़ी सी अपन ने पढ़ी थी
प्राचीन बातें पढ़ी थी, पहले स्कूल कैसे होते थे, कैसे विद्यालय पढ़ते थे अपन, जैसे आश्रमों में पढ़ते थे, पेड़ के नीचे पढ़ते थे, प्राकृतिक वातावरण था, बिल्कुल शांत था, स्थिर था, ठीक है, यानी कि बिल्कुल महानगरों से दूर वातावरण था। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे पॉइंट अपनी ऐसे पूछा जाता है स्कूल का प्रांगण कैसा होना चाहिए, सामुदायिक होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को नोट करना, मतलब अपने आप को थोड़े थोड़े पॉइंट ऐसे लिखना, जैसे कि स्कूल प्रांगण, तो स्कूल प्रांगण कैसा होना चाहिए, आप यहीं से पता लगाते जाना। फिर आप उसके बाद दो एक लाइन खुद से लिखना कि कैसा होना चाहिए। पहले कह सकते हैं शिक्षा कैसी थी, किस तरह से ली जाती थी, स्थिर होती थी, यानी कि वातावरण कैसा था, प्राकृतिक वातावरण था, सुव्यवस्थित था, ठीक है, खुले पेड़, खुले कह सकते हैं, खुले वातावरण में शिक्षा ली जाती थी, कैसे, खुले वातावरण में। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ी सी वर्तमान स्थिति की। देखो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार, किसके अनुसार, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार अपन बात करते हैं, खुली हवा की शिक्षा पद्धति के लिए विद्यार्थियों के छोटे छोटे वर्ग होने चाहिए। दोस्तों आपको क्या करना है, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंटों को बैठा लो या थोड़े थोड़े स्टूडेंटों को बैठा लो, ठीक है, तो चाहिए तथा संतोषजनक शिक्षण के लिए पर्याप्त छायादार स्थान की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों आपको पता है जैसे गर्मियों में हमको क्या करना है, एक क्लास को पढ़ाना है, तो उस क्लास को या तो वर्गों में बांट लो आप, कुछ वर्गों में जैसे सेक्शन में बांट देते हैं अपन, जैसे एक मान के चलिए आप 10th क्लास है और 10th क्लास में 100 से 150 बच्चे हैं, तो उनको एक साथ बैठाना तो बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि एक पेड़ के नीचे नहीं आ पाएंगे। अब हम क्या करेंगे वहां पर दोस्तों कि सेक्शन बना देंगे उनके। अब उनके सेक्शन बना देंगे तो हम कुछ बच्चों को क्या कर सकते हैं, ही पढ़ा सकते हैं, अब कुछ बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हैं, छायादार पेड़ के नीचे पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो भाई, कुछ सैद्धांतिक विषयों का शिक्षण खुली हवा में दिया जा सकता है, ठीक है भाई, कुछ ऐसे विषय जिनका अध्ययन खुली हवा में दिया जा सकता है, ठीक है, परंतु कुछ विषय ऐसे हैं जिनके उपयुक्त कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालयों का होना अनिवार्य है। बिल्कुल भाई, अब देखो कि हम जैसे दोस्तों विद्यालयों में पढ़ते हैं, आप भी भाई देखो आप भी होंगे, इनमें कई सारे स्टूडेंट जो पेड़ के नीचे गवर्नमेंट स्कूल में यदि पढ़े होंगे तो वहाँ पर जैसे दोस्तों कमरे में ना पढ़ा करके बाहर भी पढ़ाया था। सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं तो धूप निकलती है तो बाहर बैठा देते हैं, और जैसी गर्मी होती है दोस्तों तो वहाँ पर पेड़ों के नीचे छाया में बैठा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों अपनी जैसे हिंदी हुई, संस्कृत हुई, इंग्लिश हुई, तो बाहर बोर्ड लगा लेते हैं, वहाँ पढ़ लेते हैं अपन, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट को। लेकिन दोस्तों जैसे 11th वाले बच्चे हुए, 12th वाले बच्चे हुए, जैसे अपने साइंस वाले हुए, उनके प्रैक्टिकल होते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं दोस्तों, वो क्या होंगे, सिर्फ कमरे के अंदर ही होंगे, प्रयोगशाला में होंगे, क्योंकि उनमें जो अपने सामान होते हैं दोस्तों वो इस तरह से जमे हुए रहते हैं। जैसे ये रूम है दोस्तों, वहाँ पर अपनी जो टेबलें होती हैं उनके ऊपर जो है कह सकते हैं दोस्तों, वो जो सामान है वो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों वो जमे हुए होते हैं, किस पर, सेट होते हैं वो, ठीक है, कसे हुए होते हैं, किस पर, उन ब्रेंचों पर, इस कमरे के अंदर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन सामानों को निकाल करके हम बाहर ले जाए या कर लें। जैसे कुछ रासायनिक प्रयोगशाला होती है, तो रासायनिक प्रयोगशाला में जो केमिकल होते हैं वो उस प्रयोगशाला के अंदर ही कर सकते हैं, उनको बाहर नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए, भवन चाहिए, कमरा चाहिए, ठीक है दोस्तों। अपनी जैसे इसमें बात हो रही है किसकी, पुस्तकालय की, भाई लाइब्रेरी है, क्या लाइब्रेरी की जो किताबें उनको बाहर रख देंगे, नहीं, उनको अपन स्कूल के एक भवन के अंदर, एक कमरे के अंदर रखेंगे, तो पुस्तकालय कक्ष होता है, ठीक है। तो भाई भवन की आवश्यकता होती है, आई बात समझ में, भवन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अतः स्कूल भवन का वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध निर्माण क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है। तो यानी कि स्कूल भवन कैसा होता है, उसका वैज्ञानिक और योजनाबद्ध, यानी कि एक योजना के अनुसार उसका निर्माण आवश्यक होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे चले, वर्तमान स्थिति। अब विद्यालयों की बात करेंगे अपन, किसकी, वर्तमान स्थितियों के बारे में बात करेंगे। भाई अब वर्तमान में जो विद्यालय वो कैसे हैं। देखो वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयों के भवन की जो स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। कैसी है, अत्यंत निराशाजनक है। कैसे निराशाजनक है भैया, देखो यहाँ पर तो विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, कहां पर, ग्रामीण क्षेत्रों में तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति है दोस्तों। भवनों का रखरखाव समुचित नहीं है। कैसा नहीं है, भवनों का जो रखरखाव है समुचित नहीं है, ठीक है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है क्या, कि हमें पर्याप्त धन उपलब्ध होने तक आधुनिक भवनों के निर्माण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यानी कि अब क्या करना होगा भाई, ये क्या कह रहे हैं कि हम जब तक स्कूल के लिए क्या नहीं आए, धन नहीं आए, सरकार उनके लिए दोस्तों धन ना दे, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी है किसकी, आधुनिक भवन के निर्माण की।
ठीक है, तो ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि अच्छी शिक्षा केवल भव्य भवनों पर निर्भर नहीं करती। योग्य शिक्षक एवं कुशल नेतृत्व होने पर सीमित संसाधनों में भी प्रभावी शिक्षा दी जा सकती है। तो भाई ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भवन होंगे जब ही आप पढ़ोगे, आप तो एक योग्य शिक्षक और एक कुशल नेतृत्व हो तो उसमें आप उनके द्वारा भी पढ़ सकते हो, ये बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कुछ विद्वान हैं दोस्तों अपने, वो क्या कहते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान शिक्षाविद जो थे दोस्तों, उन्होंने खुली हवा की जो शिक्षा पद्धति है उसका क्या किया था, समर्थन किया। भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार दोस्तों, जिनका नाम था केजी सैयदीन, के अनुसार शिक्षा को प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के निकट दोस्तों लाना ना केवल भौतिक कारणों से बल्कि शैक्षिक दृष्टि से भी आवश्यक है। वो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि खुली हवा में शिक्षा जो पद्धति है वो एक अच्छी पद्धति है। ठीक है, खुली हवा में जो शिक्षा है, एक शांत वातावरण में जो शिक्षा दी जा रही है, उनका इसका इन्होंने समर्थन किया था। किसने दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, अब्दुल कलाम आज़ाद और एक शिक्षाविद थे दोस्तों, शिक्षा सलाहकार थे केजी सैयदीन, इनकी बात कर रही है। जिससे दोस्तों ये कह रहे हैं कि इनको कि शिक्षा को प्रकृति के निकट लाना चाहिए, जिससे पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, फल फूल, पशु और पक्षी बच्चों के शिक्षण वातावरण का अंग बन सकें। यानी कि दोस्तों अपन को क्या करना है, प्रकृति को समझना है शिक्षा के साथ में। जैसे अपन खुली हवा में वातावरण में जो शिक्षा ले रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे दोस्तों आप स्वयं अपने टीचर से, अपने दोस्तों आसपास के प्राणियों से, जीव जंतुओं से, पक्षियों से, ठीक है भाई, ठीक है, फल फूल, पशु और पक्षी बच्चों शिक्षण ये सभी इसका एक अंग बन जाए दोस्तों। क्या बन जाए, एक अंग बन जाए। ठीक है, सभी एक दूसरे से क्या हो, कनेक्ट हो, हम इनको भी समझ सके कि ये भी भाई किसका हिस्सा है, वातावरण का हिस्सा है। इसके बाद आता है दोस्तों स्कूल प्रांगण के आवश्यक तत्व, कि स्कूल जो प्रांगण है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर थोड़े से पॉइंट हैं दोस्तों, जैसे कि स्कूल प्रांगण का क्या औचित्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि स्कूल प्रांगण की सुरक्षा, यानी अब स्कूल प्रांगण का निर्माण करते हैं तो अपन को क्या सुरक्षा रखनी है। और देखो क्या क्या पॉइंट है, समन्वय दोस्तों, अगला है निपुणता, इसके बाद है अपन बात करते हैं सुंदरता, बिल्कुल सुंदर होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, और भाई देखो और क्या पॉइंट है, एक मितव्ययिता होनी चाहिए। तो देखो एक एक करके इनके बारे में अपन समझते हैं। जैसे स्कूल प्रांगण के आवश्यक जो तत्व हैं, उनमें पहला तत्व का है भैया, तो पहला तत्व अपनो स्कूल प्रांगण का निर्माण औचित्य के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कौन से औचित्य के सिद्धांत पर, इसके अंतर्गत स्कूल का स्थान, आसपास का वातावरण, भवन का नक्शा तथा निर्माण के सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि विद्यालय सुचारू रूप से चल सके। दोस्तों देखो यहां से 2 नंबर का प्रश्न आपके लिए बन सकता है। कैसा प्रश्न बन सकता है कि दोस्तों स्कूल प्रांगण के आवश्यक तत्वों में पूछा सकता है कि औचित्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्कूल प्रांगण के बारे में बात हो रही है कि आप इसका जो निर्माण कर रहे हो दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में, स्कूल के बारे में जो बताया कि आप जब उसका निर्माण कर रहे हो तो स्कूल का जो स्थान है वो देखना है कैसा है। वो दोस्तों गड्ढे वाला स्थान है, ढलान वाला तो नहीं है, ये देखना है, कहीं बारिश के दिनों में उसमें पानी भर जाए, इस तरह से भी देखना है। ठीक है, आसपास का वातावरण देखना है कि स्कूल के आसपास का वातावरण कैसा है, शहर है यानी कि कहीं शोरगुल ज़्यादा तो नहीं है, वाहन तो नहीं जा रहे, आसपास सड़कें ऐसी तो नहीं है कि आवाज़ आए। भवन का नक्शा देखना है दोस्तों, भवन का नक्शा जो तैयार कराना है वो एक अच्छे व्यक्ति पे, यानी कह सकते हैं एक नक्शा तैयार करने वाला इंजीनियर जो है उस पर तैयार कराना है। निर्माण के सिद्धांतों का यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि स्कूल कैसे निर्मित किया जाना है, उस निर्माण सिद्धांत को आपको ध्यान में रख करके करना है। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे औचित्य स्कूल वातावरण के। ठीक है दोस्तों, स्कूल प्रांगण के आवश्यक तत्व हो जाते हैं। पहला तत्व हो गया औचित्य। दूसरा है दोस्तों सुरक्षा। देखो सुरक्षा में क्या पढ़ते हैं अपन कि स्कूल का निर्माण करते समय विद्यार्थियों तथा स्टाफ की सामान्य और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि जब आप स्कूल का निर्माण कर रहे हो तो उस समय विद्यार्थियों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, शिक्षक की सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखना है भाई। ठीक है, यानी कि स्टाफ की सामान्य और स्वास्थ्य संबंधी जो सुरक्षा है उनको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए स्कूल किसी बड़े नाले, किसी नहर
किसी व्यस्त दोस्तों सड़क से दूर होना चाहिए जिससे दुर्घटनाओं की संभावना ना रहे। यानी कि स्कूल को ऐसी दोस्तों कह सकते हैं हाईवे से या ऐसी सड़कों से दूर रखना चाहिए जहां पर दोस्तों वाहनों की संख्या ज़्यादा हो, जिस पर ज़्यादा वाहन चलते हो, जिससे विद्यार्थियों को क्या होती है क्योंकि उसके कारण विद्यार्थियों को और दोस्तों टीचर को क्या होती है, दिक्कत होती है, पढ़ाने में भी होती है। उसके अलावा दोस्तों वहाँ पर स्कूल के टाइम टेबल में भी दिक्कत होती है। ठीक है, और दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं देखो कि स्कूल किसी बड़े नाले के पास ना हो जिससे दुर्घटना होने की संभावना हो या स्वच्छता की दिक्कत हो। इसके अलावा दोस्तों नहर के पास ना हो। किसके अलावा? नहर के पास ना हो। क्यों दोस्तों? यदि नहर के पास होगा तो बारिश के दिनों में क्या आएगी, यहाँ पर परेशानी आएगी। बच्चा आपको देखा होगा आपने, कई सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ बच्चों को पानी से निकल करके, नहरों से निकल करके जाना पड़ता है। इसके कारण दोस्तों ठीक है, व्यस्त सड़क से बिल्कुल दूर होना चाहिए। तो ये है दोस्तों स्कूल के प्रांगण के जो आवश्यक तत्व हैं उनमें सुरक्षा की समझ में आया। एक अपना औचित्य जो है वो समझ में आया, यानी कि औचित्य में क्या रखना है, जब आप निर्माण कर रहे हो तो अपन को क्या बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पर स्कूल का नक्शा तैयार कैसे कराना है, भवन निर्माण कैसे कराना है, ठीक है, स्कूल का स्थान कैसा होना चाहिए, ऊंचा नीचा होना चाहिए या बिल्कुल समतल जगह पर होना चाहिए, ये सारी बातें औचित्य में आती हैं। इसके बाद आता है अपना समन्वय क्या कहता है कि दोस्तों विद्यालय में होने वाली सभी गतिविधियों में आपसी तालमेल होना चाहिए। ठीक है, आपसी तालमेल होना आवश्यक है। उसके अलावा समझते हैं दोस्तों, इसके लिए स्कूल के विभिन्न भाग जैसे कार्यालय, स्टाफ कक्ष, कक्षा कक्ष तथा प्रयोगशालाएं इस प्रकार बनी हो दोस्तों कि वे एक दूसरे से जुड़ी हो। कार्यशाला और रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं ऐसे स्थान पर हो जैसे कक्षाओं की पढ़ाई में ध्यान ना भंग हो। आप समझ में आया? समन्वय का मतलब क्या है? जैसे दोस्तों ये स्कूल है दोस्तों, ठीक है, यानी कि यहाँ से प्रवेश करते हैं अपन तो दोस्तों यहाँ पर अपना जैसे प्रधानाध्यापक का कक्ष हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों स्टाफ का कक्ष हो गया, यानी कि जो अपने टीचर होते हैं उनके लिए कक्ष बना दिया। उसके अलावा दोस्तों फिर यहाँ पर दोस्तों कार्यालय हो गया, कार्यालय यानी कि जहाँ पर स्कूल के बाबू वगैरह बैठते हैं, अपने LDC जिन्हें कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अपने कक्षा कक्ष हो गए जैसे जहाँ विद्यार्थी बैठेंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जैसे यहाँ पर प्रयोगशाला बना दी, अपने यहाँ पर क्या बनाई, प्रयोगशाला बनाई, प्रयोगशाला यानी कि अपनी लैब बना दी। क्या बना दी? लैब बना दी। अब भाई यहां पर लैब बना दी तो दोस्तों अपन को ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे से जुड़े हों और जब स्टूडेंट पढ़ें तो उनका ध्यान वगैरह भंग ना हो, यानी कि प्रयोगशालाएं कहाँ बनानी है, पुस्तकालय कहाँ बनाना है, ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों समन्वय, यानी कि समन्वय बना करके पूरा देखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आती है निपुणता। इसका अर्थ क्या है भाई निपुणता का? तो देखो यहां पर समझें कि समस्त स्कूल प्रांगण की योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि कम से कम खर्च में विद्यार्थियों को कार्यों में निपुणता और एकता दिखाई दे। क्या दोस्तों? समस्त स्कूल प्रांगण की योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि कम से कम खर्च में विद्यार्थियों के कार्यों में निपुणता और एकता दिखाई दे। सही योजना से संसाधनों का अच्छा उपयोग हो सकता है। आई बात समझ में? सही संसाधनों से दोस्तों क्या हो सकता है, योजनाबद्ध तरीके से यदि काम होता है, आपको पता है सिस्टमेटिक यदि हम कोई काम को करते हैं तो दोस्तों उसका रिजल्ट भी अच्छा हो जाता है। क्या होता है? अच्छा होता है, ठीक है। तो निपुणता पूरी तरीके से ध्यान रखना है अपने आप को इन चीजों के बारे में। तो कितने पॉइंट हो गए अपने? 4 पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पर निपुणता, यहाँ पर समन्वय, इसके अलावा औचित्य और सुरक्षा, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं अगला पॉइंट जो है, देखो भाई यहाँ पर हाँ अगला आता है अपना सुंदरता, कि स्कूल की सुंदरता होनी चाहिए। कैसा स्कूल होना चाहिए? सुंदर। स्कूल प्रांगण स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। आई बात समझ में? बहुत सरल चैप्टर है अपना, आराम से भाई मन लगा करके पढ़ना, ठीक है। तो देखो साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए स्कूल। कैसा होना चाहिए भाई? देखो स्कूल जो होता है अगर स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, ठीक है, यानी कि वहां पर भी अपन को ऐसा लगेगा एक अच्छा वातावरण है, ठीक है। और भाई स्कूल में अपन यही सीखते हैं कि हमको साफ सुथरा रहना है, स्वच्छ रहना है, अपने मन को स्वस्थ रखना है, तन को भी स्वस्थ रखना है और अपना जो कह सकते हैं दोस्तों एकाग्रता है उसको अच्छी रखनी है। क्या रखनी है? एकाग्रता अच्छी रखनी है। सुंदर वातावरण का अपना
अलग 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 ही क्या होता है, आनंद होता है। एक आकर्षक प्रांगण विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करता है। भाई स्कूल साफ सुथरा होता है, आपने देखा होगा स्कूल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो बड़ी बड़ी सी दोस्तों वहाँ पर चित्र लगे हुए होते हैं, क्या चित्र लगे हुए होते हैं जिन पर अच्छे अच्छे के वाक्य लिखे हुए होते हैं। बच्चे उनको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं दोस्तों, ठीक है, कतार में। और एक सुंदर सा वातावरण होता है कि बच्चे आते हैं, खेल के मैदान होते हैं जहाँ बच्चों को खेल की सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना स्कूल कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो सुंदर होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, औचित्य होनी चाहिए। पॉइंट हो गए अपने। इसके अलावा है दोस्तों लचीलापन। क्या है, लचीलापन। तो बात समझ में आई। लचीलापन का मतलब है कि स्कूल संस्था में समय समय पर स्टाफ और विद्यार्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कह रहा है कि स्कूल संस्था में समय समय पर स्टाफ और विद्यार्थियों की बदलती जो आवश्यकता हैं उन आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे यदि विद्यालय में पुस्तकालय बनाया गया है तो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे बढ़ाया जा सके। ठीक है भाई, क्या है कि विद्यालय में पुस्तकालय बनाया जा सके। यदि विद्यालय में किसकी आवश्यकता है, पुस्तकालय की आवश्यकता है, तो क्या किया जा सकते भाई, वहां पर पुस्तकालय बनाए जा सकते, तो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे बढ़ाया जा सके। आई बात समझ में कि कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं दोस्तों समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे सरकार के द्वारा कोई योजना लाई गई दोस्तों, तो उस योजना के लिए जैसे मान सकते हो आप, जैसे मिल्क दूध की व्यवस्था होती है दोस्तों, बच्चों के लिए दूध सरकारी स्कूल में दिया जाता है। तो कभी इसको कोई सरकार आती है बंद कर देती है, कोई दूसरी सरकार आती है चालू कर देती है। तो वहाँ पर भी आपको दोस्तों थोड़ा सा पहले ही कक्ष जो है तैयार रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब यदि आप इन थोड़ी सी सुविधाओं को पहले ही तैयार करके रखोगे तो वहाँ पर क्या होगा, बाद में जैसे ही सरकार योजना को लागू करती है तो ऐसा नहीं है कि पहले भवन का निर्माण होगा तभी आप यहाँ पर, तो पहले ही आपके लिए कुछ ऐसे एक दो व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं, आपको पहले ही जो है उनको रखना पड़ता है, ठीक है। तो आगे चलें भाई। तो देखो यहाँ पर अपन दोस्तों एक और आए, एक पॉइंट और है मितव्ययता। क्या है, मितव्ययता। ये क्या है, देखो कि प्राय हर स्कूल में किसी ना किसी, क्या है दोस्तों, प्राय हर स्कूल में किसी ना किसी प्रकार का निर्माण कार्य चलता रहता है, ठीक है, जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, यानी पैसे की आवश्यकता तो होती है भाई। जो स्कूल शुरू से अंत तक बचत के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाया जाता है वह एक अच्छा और उत्तम स्कूल प्रांगण कहलाता है। क्या कह रहा है दोस्तों कि हर स्कूल में कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, फर्नीचर का काम, बिल्डिंग का काम, दोस्तों कोई ना कोई काम चलता रहता है। ये क्या कह रहा है कि स्कूल को ध्यान में रखना है कि बचत हो रही है या नहीं हो रही, कि कहीं अनाप शनाप खर्च हो रहा है पैसा। तो भाई ये सारी चीजें ध्यान में रख करके यदि वो काम करता है तो उसको बोलते हैं मितव्ययता। क्या बोलते हैं, मितव्ययता। तो कितने पॉइंट हो जाते हैं दोस्तों अपने यहाँ पर दोस्तों स्कूल प्रांगण के लिए जो आवश्यक तत्व पढ़े हैं, इनमें आवश्यक तत्वों में अपन ने कितने पॉइंट पढ़े। तो अपन ने पढ़ा औचित्य। क्या औचित्य, औचित्य यानी कि दोस्तों नक्शा कैसा होना चाहिए, भवन जब निर्माण कर रहे हैं क्या क्या व्यवस्था रखनी चाहिए। उसके अलावा सुरक्षा, विद्यार्थियों और टीचर्स जो हैं, जो अध्यापक हैं, उनके लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा का ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों समन्वय, ठीक है, समन्वय को ध्यान रखना है, समन्वय बनाए रखना है दोस्तों। यानी कि आप क्या बना रहे हैं, कक्षा कक्ष बना रहे हैं, कार्यालय बना रहे हैं, प्रधानाध्यापक कक्ष बना रहे हैं, प्रयोगशाला बना रहे हैं, तो उनको आपस में इस तरह से बनाना है कि उनमें समन्वय बना रहे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था इसमें, सुरक्षा, औचित्य, समन्वय, मितव्ययता। क्या दोस्तों, तो यहाँ पर देखो अपन ने पढ़ा है मितव्ययता, ठीक है, मितव्ययिता। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके अलावा देखो लचीलापन, सुंदरता, और कौन से भाई, निपुणता, समन्वय, ठीक है। तो कौन कौन सा है, लचीलापन है दोस्तों, ठीक है, लचीलापन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों निपुणता, सारे अच्छी तरह से अपन ने पढ़ लिए थे। तो कितने हो गए भाई, 1 2 अपना सुरक्षा, 3 समन्वय, 4 मितव्ययिता, मितव्ययिता, 5वां अपना है लचीलापन, और 6वां अपना है निपुणता। एक और रह गया भाई, सुरक्षा है, लचीलापन है, मितव्ययिता हो गया, समन्वय हो गया, औचित्य हो गया, ठीक है। एक और कौन सा रह गया भाई, सुंदरता। तो 7वां पॉइंट कौन सा अपना, सुंदरता। अब देखो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आप इनको खुद याद रखोगे ना तो आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा इनमें अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है।
इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, स्कूल के लिए एक स्थान का चुनाव। ये स्कूल के लिए किसी स्थान का चुनाव करना है, कैसा स्कूल, किस स्थान पर स्कूल को बनाया जाना है, उस स्थान का चुनाव कैसे करना है। देखो यहाँ पर तो स्कूल का प्रत्येक स्थान उपयोगी नहीं होता, स्कूल के लिए स्कूल का प्रत्येक स्थान उपयोगी नहीं होता, यानी कि स्कूल के लिए है दोस्तों, इसमें स्कूल के लिए प्रत्येक स्थान उपयोगी नहीं होता। आपको देखना है कि स्कूल पहले कैसी जगह बनाया जा सकता है। आप भाई किसी ढलान वाली जगह पर स्कूल बना दो कहीं, तो बाद में कहीं दोस्तों बारिश का मौसम हो, उसमें पानी भर जाए, तो वो स्कूल के लिए स्थान देखना पड़ेगा कि कहीं ज़्यादा खर्चीला जगह तो नहीं है, ज़्यादा सस्ती जगह भी हो दोस्तों, बाद में वो खर्चीली साबित हो आपके लिए, ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे आगे। इसका प्रभाव विद्यार्थियों के शरीर और दोस्तों मन दोनों पर ही पड़ता है। स्कूल के स्थल और उसकी स्थिति पर ही कुशल शिक्षण निर्भर करता है। क्या कि स्कूल के स्थल और उसकी स्थिति, स्कूल कहाँ पर स्थित है। यदि दोस्तों आप क्या करते हो, किसी महानगर के बीचों बीच बना देते हो जहाँ पर शोरगुल बहुत ज़्यादा है, उद्योग धंधों के उद्योग जो चल रहे हैं उनकी आवाज़ें आती हैं, वाहनों की आवाज़ें आती हैं, तो वहाँ पर स्कूल में भाई विद्यार्थी जो पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं होंगी, क्या होंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो स्कूल कहाँ पर होना चाहिए, कैसे स्थान पर होना चाहिए, बिल्कुल शांत स्थान पर होना चाहिए, शांत वातावरण में होना चाहिए, ठीक है। स्थिति पर ही कुशल शिक्षण पर निर्भर करता है, इसलिए स्थल का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थल का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। W.H. रायबर्न की बात करें, एक विद्वान है, इनके अनुसार यदि देखें दोस्तों कि W.H. रायबर्न, याद रखना W.H. रायबर्न की बात करें, इसके अनुसार स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए, यानी कि दोस्तों सड़क के पास होना चाहिए, ऐसी सड़क के पास जहां पर ज़्यादा शोरगुल ना हो, ज़्यादा वाहन ना चलती हो, ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, ऐसी सड़क के पास भी हो। ये भी देखना है कि सड़क के पास तो हो, लेकिन ऐसी सड़क के पास ना हो जहाँ ज़्यादा दिक्कतें हों, ट्रैफिक ज़्यादा रहता हो, वाहनों की आवाज़ें ज़्यादा आती हों, किंतु जहां तक संभव हो सड़क से थोड़ा हटकर होना चाहिए। देख लो आ गई बात समझ में कि सड़क से थोड़ा हटकर होना चाहिए, जिससे धूल, शोर आदि से बचा जा सके। स्कूल के स्थल का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। अब निम्नलिखित बातें कौन सी हैं उनको देखते हैं। देखो आगे, विद्यालय का प्रकार। देखो भाई ये पॉइंट है इसमें कि स्कूल का चुनाव का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, जैसे विद्यालय का प्रकार, किस प्रकार का विद्यालय, वातावरण देखना है, ढलान देखनी है, जलवायु एवं स्वच्छता देखनी है, पहुंच की सुविधा देखनी है कि स्कूल पहुंचने में कोई दिक्कत तो नहीं है, भावी विस्तार देखना है, भूमि की प्रकृति देखनी है भाई इसको, ठीक है, सड़क से संपर्क देखना है, भूमि की कीमत देखनी है, इसके अलावा दोस्तों क्षेत्र का विकास देखना है, जलवायु, वायु और प्रकाश देखना है, वहां पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, स्वच्छ परिवेश देखना है, ठीक है, और पर्याप्त भूमि देखनी है। तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे। चले भाई आगे देखो, आगे दोस्तों स्थिति के चयन में, यानी कि विद्यालय के लिए हम यदि क्या देख रहे हैं, स्थल देख रहे हैं, तो स्थिति के चयन में विद्यालय का प्रकार, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, शहरी या ग्रामीण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है भाई, शहरी या ग्रामीण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि हम प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं। प्राथमिक यानी कि जहाँ 1 से लेकर के 5 तक के जो स्टूडेंट होते हैं, एक पहली से 5वीं क्लास तक के, माध्यमिक दोस्तों 10वीं क्लास तक के, और उससे दोस्तों उच्च माध्यमिक हो जाता है अपना 12वीं क्लास तक के विद्यालय। ठीक है, तो शहरी या ग्रामीण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्राथमिक विद्यालय के लिए दोस्तों कम भूमि चाहिए होती है, बिल्कुल छोटे कक्ष चाहिए होते हैं, छोटे कक्ष चाहिए होते हैं, और छोटा खेल का मैदान भी पर्याप्त होता है। किसके लिए? प्राइमरी स्कूल, छोटे बच्चों के लिए छोटा स्थान हो सकता है, कक्षों की संख्या भी कम हो सकती है। ठीक है, कक्षों की संख्या भी कम हो सकती है। जबकि माध्यमिक विद्यालय दोस्तों उसमें थोड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं, 10th तक के होते हैं, तो उनके लिए भूमि भी अधिक चाहिए। स्कूल के लिए आवश्यकता होती है दोस्तों, खेल का मैदान भी बड़ा चाहिए। शहरी क्षेत्रों में दोस्तों शोर, यातायात और सड़कों की निकटता को ध्यान में रखते हुए अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, शहरों में भी भाई देखो स्कूल, अगर हम शहर में रह रहे हैं तो शहर में स्कूल भी तो बनाना है। शहर के बच्चे कहाँ जाएंगे, वो थोड़ी है गांव में जाएंगे। अब वो शहर के स्कूल के लिए वहां पर जो स्कूल की बिल्डिंग बनानी है उसके लिए क्या रखना है ध्यान, कि सड़कों की निकटता कितनी है। ज्यादा सड़कें निकट तो नहीं है, शोर ज्यादा तो नहीं है भाई शहर में। आपको पता है शहर में शोर रहता है, लेकिन कुछ जगह देखनी है ऐसी शहर में कि वहां पर ज्यादा शोरगुल ना हो, ज्यादा यातायात ना हो, कि बाद में परेशानी हो। ठीक है, ध्यान में रखते हुए अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों वातावरण की बात करें, स्कूल के लिए वातावरण कैसा होना चाहिए? स्कूल सुंदर और शांत वातावरण में स्थित होना चाहिए। देखो आ गई बात समझ में, स्कूल सुंदर और शांत वातावरण में उपस्थित होना चाहिए, कि कहीं बाहरी जो आवाजें हैं वो स्कूल के अंदर ज्यादा आए। ठीक है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि हो।
बिल्कुल भाई, यदि भाई स्कूल शांत होगा, स्कूल में शांत वातावरण रहेगा तो अपने जो अध्यापक जो पढ़ाएंगे वो आसानी से समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों अगर यदि विद्यालय में यदि आप पढ़ रहे हो और बाहर की आवाज़ें आ रही हैं, टीचर बोल रहा है, तो कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए एक ऐसा होना चाहिए, एक शांत वातावरण होना चाहिए जैसे विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि पैदा हो। इसके बाद है दोस्तों, स्कूल ढलान वाली भूमि पर नहीं होना चाहिए। इस पर नहीं होना चाहिए, ढलान वाली जो भूमि है उस पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्षा के समय पानी भरने की संभावना रहती है। आ गई बात समझ में भाई? तो ढलान वाली भूमि नहीं होनी चाहिए। जलवायु एवं स्वच्छता की बात करें, स्कूल चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, वहाँ की जलवायु ना अधिक शुष्क हो और ना ही अधिक नम हो। ये बात ध्यान में रखनी है कि स्कूल की जलवायु ज़्यादा शुष्क ना हो भाई। अगर ज़्यादा शुष्क होगी यानी कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अधिक नम ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर दोस्तों पानी ज़्यादा भरा रहता हो या वहाँ की आर्द्रता ऐसी हो दोस्तों, आर्द्रता ज़्यादा बनी रहती हो, तो दिक्कत होगी। स्थान अनैतिक होना, अनैतिक, अस्वच्छ, कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर होना चाहिए। ठीक है भाई, अनैतिक यानी कि वहाँ पर दोस्तों ऐसा स्थान नहीं हो, अनैतिक हो, ठीक है, अस्वच्छ हो, अस्वच्छ यानी कि स्वच्छता ना हो, गंदगी हो, ऐसे स्थान पर स्कूल नहीं बनाना है। कोलाहलपूर्ण वातावरण दोस्तों, आवाज़ ना हो, उद्योग की, यातायात की कोई आवाज़ ना आए वहाँ पर, उनसे दूर होना चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमाघर, तालाब या फैक्ट्रियों के पास स्कूल नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में? ये बातें मैंने तुमको शुरू से ही समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आ गई होंगी। तो स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, जलवायु स्वच्छ होनी चाहिए। इसके अलावा है दोस्तों पहुंच की सुविधा, स्कूल ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां बच्चे आसानी से पहुंच सकें, उनके लिए दोस्तों रास्ता सही हो, सुगमता से वो स्कूल पहुंच सकें, चाहे वो पैदल जाएं, चाहे वो साइकिल से जाएं, चाहे वो बस से जाएं, किसी भी तरह से विद्यालय जाएं, लेकिन आराम से स्कूल पहुंच सकें, ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक ना हो उनके लिए स्कूल आने में, ठीक है। आई बात समझ में? विद्यालय के स्थल में भविष्य में विस्तार की पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, कि बाद में अगर दोस्तों विद्यालय का भवन थोड़ा सा बड़ा करना पड़े तो वहाँ पर आप उसमें गुंजाइश रहनी चाहिए, जगह थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि स्थल अधिक बड़ा होना चाहिए। पहले ही ये चीज़ें देख लेनी चाहिए। आप कहीं आप स्कूल बना रहे दोस्तों, कहीं आप बनाओ स्कूल आप 10 कमरों के लिए और इतनी ही जगह लो कि 10 ही कमरे बने, तो आपको कुछ इस तरह से स्कूल जगह लेनी है कि वहाँ पर आप आगे भविष्य में भी थोड़ा सा कुछ काम कर सकें, विस्तार कर सकें, ठीक है। इसके बाद आती है भूमि की प्रकृति। जहाँ पर आप स्कूल बना रहे हो उस जगह की प्रकृति देखनी है। जैसे कि दोस्तों स्कूल की भूमि ऐसी होनी चाहिए जो पानी को शीघ्र सोख ले, ठीक है, यानी कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो पानी को शीघ्र सोख ले, जहाँ पानी रुकता हो या भूमि देर से पानी सोखती हो, ठीक है। अगर पानी दोस्तों उस जमीन पर या स्थल पर रुक रहा है तो दोस्तों उस पानी को भूमि सोख ले। मिट्टी ऐसी ना हो जो दोस्तों मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी जैसे कहते हैं, चिकनी मिट्टी होती है दोस्तों, उसकी कह सकते हैं जल धारण जो क्षमता होती है ना, वो जल धारण क्षमता दोस्तों बहुत अधिक होती है, लेकिन जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। जल ग्रहण करने की क्षमता यानी कि दोस्तों मिट्टी आप कह सकते हैं मिट्टी जैसे कि छोटी जो अपनी काली मिट्टी होती है दोस्तों, वो कुछ उसके बॉन्ड जो हैं आपस में ज़्यादा पास में होते हैं। ज़्यादा पास में होने के कारण दोस्तों होता क्या है, वो पानी को बहुत कम मात्रा में सोखती है और पानी ऊपर ही धरातल पर बना रहता है, जबकि बालू मिट्टी होती है वो पानी को बहुत जल्दी पी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मिट्टी का ध्यान में रखना है, मिट्टी की प्रकृति को देखना है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ स्कूल का निर्माण स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है, क्योंकि यदि पता है आपको पानी भरेगा तो वहाँ पर दोस्तों फिर कह सकते हैं छोटे जीव जंतु जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो पनपेंगे वहाँ पर, ठीक है। और पानी भरेगा तो भाई स्टूडेंट यानी कि जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनको भी परेशानी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं सड़कों से संपर्क। किससे? तो सड़कों से संपर्क की बात करें। स्कूल मुख्य सड़क पर स्थित होना चाहिए। किस पर स्थित होना चाहिए? स्कूल मुख्य सड़क पर स्थित होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा संभव ना हो तो विद्यालय तक पहुंचने के लिए अलग संपर्क सड़क होनी चाहिए, जिसका बच्चे सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकें, ठीक है भाई। सड़कों से संपर्क देखना है, विद्यालय आसानी से विद्यार्थी पहुंच सकें, चाहे वो पैदल जाएं, चाहे वो साइकिल से जाएं, चाहे वो बस से जाएं, ठीक है। भूमि की कीमत की बात करें दोस्तों, भूमि का चयन करते समय उसकी कीमत पर भी विचार करना है,
कभी कभी सस्ती भूमि बाद में अधिक खर्चीली हो जाती है। ठीक है, जैसे ऊबड़ खाबड़ भूमि ले ली आपने दोस्तों। अब ऊबड़ खाबड़ भूमि आपको सस्ती तो मिल गई, लेकिन बाद में होता क्या है, आप उसको बाद में फिर वहां पर सही कराते हो, उस पर काम कराते हो, जेसीबी से काम करा रहे हो, कभी मिस्त्रियों से काम करा रहे हो। ठीक है भाई, तो फिर उसका बाद में आपका पैसा लगता है, यानी कि सस्ती तो ले ली, बाद में खर्चीली साबित हो रही है, तो फिर दिक्कत आती है। जैसे ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करने में अधिक धन लगता है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो भूमि की कीमत। उसके बाद है दोस्तों क्षेत्र का विकास। ठीक है, क्षेत्र का विकास, जहां स्कूल स्थित हो वह क्षेत्र विकसित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? विकसित। विकसित यानी कि दोस्तों वहां पर जो जरूरत की सुविधाएं होती हैं उनको वो पूरी हो, जैसे बिजली, पानी, डाकघर, बैंक और अस्पताल। यानी कि दोस्तों स्कूल में बिजली की सुविधा चाहिए कि नहीं? तो बिजली होनी चाहिए। पानी की सुविधा चाहिए, डाकघर स्कूल के पास में होना चाहिए, बैंक स्कूल के पास में होनी चाहिए। ठीक है, अस्पताल स्कूल के पास में होना चाहिए। तो ऐसी सुविधाएं भी स्कूल के पास में चाहिए, जरूरत की सुविधाएं। जल, वायु और प्रकाश। देखो ये क्या है, स्कूल ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहां पानी का शुद्ध जहां पीने का जो पानी है वो शुद्ध और सरलता से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, उपलब्ध हो, शुद्ध वायु मिले और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश भी पहुंचे। ठीक है भाई, स्कूल ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर पानी बच्चों को जो पीने के लिए मिले, यानी कि स्कूल में जो अध्यापक हैं, आपने जो कह सकते हैं शिक्षक हैं, और अपने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों पानी जो है वो शुद्ध मिले, स्वच्छ पानी मिले, पीने का मीठे पानी मिले। ठीक है, और दोस्तों वहां पर सूर्य का जो प्रकाश है स्कूल में पहुंच सके, प्रत्येक कक्षा तक सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। ठीक है, और शुद्ध वायु मिले बच्चों के लिए। क्या मिले? शुद्ध वायु। ऐसा ना हो बगल में फैक्ट्री चल रही है और बच्चे स्कूल के पास में स्कूल है फिर वहां पढ़ रहे हैं, तो भाई उससे तो बहुत दिक्कत होगी, वहां पर प्रदूषण फैलेगा। स्वच्छ परिवेश। स्कूल के पास गंदगी, गंदी नालियां, कूड़े कचरे के ढेर नहीं होने चाहिए। किसके पास है दोस्तों? तो स्कूल के पास गंदी नालियां ना हो, कूड़े कचरे के ढेर ना हो, आसपास का वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, अगला है पर्याप्त भूमि। स्कूल की भूमि इतनी होनी चाहिए कि उसमें खेल का मैदान तथा आवश्यकता पड़ने पर हॉस्टल भी बनाया जा सके। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या है, पर्याप्त भूमि। इसको मैंने पहले ही बता दिया था कि स्कूल की भूमि ऐसी हो कि बाद में स्कूल की भूमि का यदि विस्तार करना है, आगे भी थोड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, तो वहां पर आपको जगह पर्याप्त पहले ही रखनी पड़ेगी। क्षेत्रीय आवश्यकताएं दोस्तों, ये क्या है? स्कूल के लिए जगह का चुनाव करते समय क्षेत्र का ध्यान रखना अति आवश्यक है। क्या है? जब आप स्कूल का चुनाव कर रहे हो तो उस समय उस क्षेत्र का ध्यान करना है, ध्यान रखना है। उस जगह पर जब स्कूल बनाने के लिए जो जगह ले रहे हैं उसके लिए स्कूल के लिए स्थान का चुनाव करते समय क्षेत्र संबंधी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों कौन सी बातें हैं? जो कि अपन ने अभी पढ़ी हैं। ठीक है, ये बातें सारी समझ में आई कि नहीं आई? आशा करता हूँ जरूर समझ में आई होंगी भाई। आगे चलिए, अगला है अपना क्षेत्रीय आवश्यकताएं। देखो ये रही क्षेत्रीय आवश्यकताएं। स्कूल की जगह का चुनाव करते समय क्षेत्र का ध्यान रखना है। क्या क्या क्षेत्रीय आवश्यकताएं दोस्तों? तो यहां पर देखो स्कूल का प्रकार। देखो तो पहला है दोस्तों, पहली आवश्यकता है क्षेत्रीय आवश्यकता, स्कूल का प्रकार। क्या है दोस्तों? किस प्रकार के स्कूल का निर्माण किया जाना है, किस प्रकार के स्कूल का निर्माण किया जाना है, उसी के आधार पर क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। जैसे यदि स्कूल केवल प्राइमरी स्तर तक है, स्कूल केवल प्राइमरी स्तर तक है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल है, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के स्कूल बच्चों के लिए स्कूल है, तो सीमित भूमि में भी कार्य चल सकता है, यानी कि छोटी जगह में भी स्कूल बनाया जा सकता है। यदि हाई स्कूल यानी कि हायर सेकेंडरी कह सकते हैं दोस्तों, पब्लिक स्कूल है, हाई स्कूल यानी कि यदि वो 12th क्लास तक के लिए स्कूल है, तो अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको होता है बड़े बच्चों के लिए प्रयोगशाला भी बनानी पड़ेंगी, खेल के मैदान भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कक्ष भी होंगे। उसके अलावा दोस्तों पुस्तकालय भी होगा, वहां पर क्या पुस्तकालय भी होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो आवासीय स्कूल के लिए भी अधिक स्थान चाहिए। किसके लिए? अब बात हो रही है आवासीय। आवासीय का मतलब होता है दोस्तों एक हॉस्टल, जहां पर बच्चे दोस्तों रहते हैं, यानी कि वहां पर ही खेलते हैं, वहीं पर दोस्तों वो रहते हैं, यानी कि उनका घर वही होता है। ठीक है, वो अपने घर नहीं जाते, उनका घर होता है वो हॉस्टल, यानी कि वो दोस्तों वहीं पर रहेंगे, वहीं पर पढ़ेंगे, वहीं पर सोएंगे, वहीं पर खाएंगे पिएंगे। ठीक है, यानी कि वो उनका घर होता है वो एक तरह से।
तो आवासीय स्कूल के लिए भी अधिक स्थान चाहिए दोस्तों। एक स्कूल ऐसा होता है जहाँ पर हम सुबह पढ़ने जाते हैं और शाम को आ जाते हैं टाइम के हिसाब से, तो दोस्तों उसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर हम रहते हैं और वहीं पर पढ़ रहे हैं दोस्तों, फिर यानी कि वही हमारा घर है, तो वहाँ पर हमको ज़्यादा जगह चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक तो पढ़ने का जो कक्ष है दोस्तों वो अलग होगा, हमारे पढ़ने के जो कक्ष है जब हम पढ़ते हैं वो टाइम टेबल। एक दोस्तों जहाँ पर अपन रहेंगे, अपने जो खान पान का सामान है, अपना सोने का है, सब वो अलग बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए। ठीक है, घनी आबादी वाले नगरों में स्थान की कमी के कारण 2 मंजिला स्कूल बनाया जा सकता है। ये कह रहा है कि शहरों में क्या होती है, जगह की कमी होती है। गाँव में तो ज़मीन बहुत होती है, लेकिन शहरों में जगह की कमी होती है, नगरों में। तो दोस्तों वहाँ पर जो स्कूल की जगह है, वहाँ पर आप एक स्कूल की जो बिल्डिंग होती है, उस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर दूसरी भी बिल्डिंग बना सकते हो। जबकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल में एक बिल्डिंग के ऊपर ज्यादातर दूसरी बिल्डिंग नहीं मिलती है, लेकिन शहरों में मिल सकती है। गांव में ऐसा नहीं है, गांव में नहीं मिलेगी, गांव में 1 मंजिला ही बिल्डिंग मिलेगी। तो यहाँ पर 2 मंजिल की बिल्डिंग बना सकते हो, ठीक है, स्कूलों में, शहरों में। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिक होने के कारण 2 मंजिला भवन की आवश्यकता नहीं होती है। तो शहरों में 2 मंजिल बना सकते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है, जरूरत नहीं है भाई, वहां पर जमीन है। अगला है स्कूली विद्यार्थियों की संख्या। क्षेत्रीय आवश्यकताओं में बात कर रहे हैं, स्कूली विद्यार्थियों की संख्या। स्कूल स्थल के क्षेत्र का चुनाव करते समय विद्यार्थियों की संख्या का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, स्कूल में कितने बच्चों का प्रवेश देना है यह पहले तय करना चाहिए, तभी आवश्यकता क्षेत्र का सही अनुमान लगाया जा सकता है। भाई आप स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हो, आपको पता है स्कूल की बिल्डिंग, आप कितने बच्चे इसमें आ सकते हैं, कितने बच्चे एक कक्षा कक्ष में बैठ सकते हैं, इसके अनुसार आप पता लगा लो कि एक कक्षा कक्ष में इतने कमरे बैठ सकते हैं, तो आप कितने कमरे बनाएंगे, आपका कितना बजट है। ठीक है, और दोस्तों आपको देखना है कि इस क्षेत्र में कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से आप बिल्डिंग तैयार करोगे। अब दोस्तों वहां पर आपको पहले ही ये सारी चीजें तय कर लेनी है, क्या, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार आपको स्कूल का निर्माण करना है, कक्षा कक्षों का निर्माण करना है। एक स्कूल में कितने बच्चे आ सकते हैं, एक कक्षा कक्ष में कितने बच्चे आ सकते हैं। ठीक है, अध्ययन कोर्स, इसके अलावा दोस्तों स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या, स्कूल में जो कोर्स अपने पढ़ाए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट अपन को पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं अपन, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, ठीक है, यदि विद्यालय में विज्ञान के साथ साथ दोस्तों, किसके साथ, विज्ञान के साथ साथ गृह विज्ञान, यानी कि जैसे होम साइंस कहते हैं, सिलाई दोस्तों एक स्किल हो गई, ये क्या हो गई, एक सिलाई है, कटाई है, बुनाई है, आदि विषय भी हैं, तो अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि इन सभी के लिए अलग अलग कक्षों और दोस्तों कार्यशालाओं की निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों ये एक स्किल है, स्किल यानी कि दोस्तों आपको क्या करा जा रहा है, स्कूल में ही ऐसी जो है स्किल सिखाई जा रही हैं, जैसे ऐसा हुनर सिखाया जा रहा है कि बाद में हम क्या कर सकें, एक रोजगार पैदा कर सकें अपने लिए। ठीक है, अब वहां पर जो रोजगार के लिए जो शिक्षा मिल रही है दोस्तों, तो उनके लिए भी जैसे सिलाई सिखाई जाएगी दोस्तों, बुनाई सिखाई जाएगी, कटाई सिखाई जाएगी, इसके लिए भी यहाँ पर अलग से कक्ष बनाने पड़ेंगे। तो कक्ष बनाने पड़ेंगे तो स्कूल की बिल्डिंग दोस्तों उसमें देखनी पड़ेगी कितना बनाना है आपको। तो यहाँ पर अध्ययन कोर्स, यानी कि इन विषयों के अनुसार भी हमको देखना है कि कुछ विषय तो ऐसे हैं परमानेंट है, हर स्कूल में ये विषय तो परमानेंट है कि इंग्लिश पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, ठीक है, और संस्कृत पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, ये तो परमानेंट है भाई, ये तो पढ़नी है। अब कोई स्कूल ऐसा भी है जिसमें स्किल कोर्स भी सिखाए जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, स्किल कोर्स भी सिखाए जा रहे हैं दोस्तों। एक स्पोर्ट है, जो स्पोर्ट के जो सामान होते हैं अपने, बॉल है, क्रिकेट के सामान होते हैं, टेबल टेनिस सिखाया जा रहा है, वॉलीबॉल सिखाया जा रहा है, उसके जो सामान होते हैं उनके लिए अलग रखने के लिए सामान चाहिए, वो कमरा चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, अपने जैसे कोर्सों के हिसाब से भी कक्षों का निर्माण करना है। अगला है अपना दोस्तों वायु संचारण तथा आर्द्रता। ये क्या है दोस्तों, स्कूल भवन ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां वायु का उचित प्रवेश हो, यानी कि ऐसा ना हो कि विद्यालय में हवा ही ना लगे बिल्कुल भी। भाई हवा नहीं लगेगी तो वहां पर बिल्कुल एक तरह से दम घुटने वाला माहौल हो जाएगा, ठीक है, दम घुटने वाला माहौल हो जाएगा। इसके लिए खिड़कियों और रोशनदान की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। रोशनदान खुले रहने से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, निकलती रहेगी दोस्तों, जिससे बेचैनी और सिरदर्द जैसी समस्याएं नहीं होंगी। समझ में आई ना, मैं बोल रहा था कि भाई ऐसा ना हो, हवा ही ना लगे, खिड़कियां ना हो, कुछ ना हो, बिल्कुल बंद हो जाए माहौल, और भाई वहां पर क्या होगा, दम सी घुटेगी, ठीक है, बच्चे बीमार होंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो भाई ऐसा नहीं करना है, वहां पर देखना है पर्याप्त खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, रोशनदान है या नहीं।
आजकल हवा बाहर निकालने के वाले पंखों का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहते ना क्या कहते हो तो एडजस्ट फैन, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। एक ऊपर बरामदे जो कमरे के ऊपर जंगला होता है, खिड़की से होती है छोटी सी, उसमें एग्जॉस्ट लगा दिया जाता है जिससे जो बाहर की अंदर की जो गर्म हवा है उसको बाहर निकाल दिया जाए, जिन्हें प्रयोगशाला और पुस्तकालय में आवश्यक लगाया जाता है। बिल्कुल, पुस्तकालय में और दोस्तों कहाँ पर जो प्रयोगशालाएं होती हैं उनमें तो लगाया ही जाता है, ठीक है। तो वायु संचारण और आर्द्रता का अर्थ समझ में आया ना सबको। इसके बाद है दोस्तों प्रदूषण रहित वातावरण। देखो यहाँ पर क्या है कि स्कूल के लिए स्थान का चयन करते समय यह आवश्यक है कि वह स्थान प्रदूषण मुक्त हो। औद्योगिक क्या प्रगति और वाहनों की अधिकता के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। यदि स्कूल प्रदूषित क्षेत्र में होगा तो इसका बुरा प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ये सारी चीजें अभी पढ़ी थी अपन ने दोस्तों कि उद्योग धंधा है, कोई स्कूल के साइड में कोई फैक्ट्री चल रही है, यातायात के बहुत सारे साधन निकल के जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ट्रक निकल रहे हैं, कभी कोई बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, बस निकल रही है। दोस्तों ऐसी जगह पे स्कूल होगा, बच्चों को बहुत परेशानी होगी, चाहे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी हो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी हो, दोनों में समस्याएं होंगी दोस्तों। अगर मानसिक स्वास्थ्य यानी कि दोस्तों जब बच्चा पढ़ रहा है, आप मान के चलिए हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो दोस्तों, और वहाँ पर आपके लिए आप यदि मोबाइल से पढ़ रहे हो, अगर आपने ईयरफोन नहीं लगा रखी है और दोस्तों अगर भारी आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ रही तो आप सुन नहीं पाओगे, और सुन नहीं पाओगे तो आपका जो कह सकते हैं आपको डिस्ट्रैक्शन होगा उससे, ठीक है, एकाग्रता हट जाएगी हमारी। दोस्तों वो चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में नहीं आएगी। अब होगा क्या, इससे मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। दूसरा दोस्तों यानी कि मेंटल दिक्कत होती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, आपको वहाँ पर जो वायु है वो कैसी हो जाएगी, जब वहाँ पर उद्योग धंधे होंगे और दोस्तों वाहन ज़्यादा होंगे, उनसे जो प्रदूषण निकलेगा, उनसे जो गैसें निकलेंगी दोस्तों, वहाँ पर धुआं और दोस्तों धुंध की स्थिति होगी, यानी कि जो AQI लेवल है वो बहुत खराब हो जाएगा हमारा। तो वहाँ पर दोस्तों स्कूल के लिए ये सुविधाएं भी देखनी है कि ऐसा तो नहीं है जैसे बच्चे के स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही खराब हो जाएं। तो भाई ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पढ़ना है तो भैया स्वस्थ रहना है, मस्त रह करके पढ़ना है तो अच्छी पढ़ाई होगी। आगे देखो खेल का मैदान दोस्तों, ये भी बहुत जरूरी है भाई, खेलना तो बहुत जरूरी है। पढ़ाई जब होती है तो भाई पहले खेलने में, ठीक है, तो पढ़ो खेलो दोनों काम करो भाई, ठीक है। स्कूल भवन के लिए इतनी भूमि आवश्यक होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को खेलने के लिए पर्याप्त खेल मैदान उपलब्ध हो सके, क्योंकि खेलकूद शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों बिल्कुल खेल बहुत जरूरी है भाई। आप यदि पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो जिससे आप दोस्तों स्वस्थ रहो, ठीक है, तो खेलना, क्रिकेट खेलो, चाहे गिल्ली डंडा खेलो, चाहे कच्छू खेलो, पर खेलो, ठीक है, खेलो बहुत जरूरी है भाई। बिना खेले जीवन बेकार है। खेलो पढ़ो, तो बच्चों के लिए खेलना जरूरी है। तो भाई इसी के साथ में आज अपन इस क्लास को यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो भाई कैसी लगी क्लास पढ़ करके, तो भाई देखो इसकी जो PDF है वो आपके लिए डाल दी जाएगी, ठीक है, यूनिट जो फर्स्ट अपनी जो चल रही है इसकी PDF और इसकी जो वीडियो है वो आपके लिए डाल दी जाएगी, ठीक है।